नमस्कार साथियों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं ऋषभ पांडे आप सभी साथियों का भरपूर स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले कुछ समय से प्रत्येक मंडे को आप मेरे साथ जुड़ते हैं एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के साथ, जहां हम चर्चा करते हैं पिछले सालों में आए हुए जीएस और जीके के जो पार्ट है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस और जीके को लेकर के, एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपका पेपर है एसएससी जीडी का, जो 18/11/2021 में पूछा गया पेपर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बिना देर करते हुए, बिना लेट करते हुए हम क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं, उस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। आपकी जानकारी के लिए मैंने क्या कहा कि जो 18 नवंबर को क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में एसएससी जीडी का, और वो कब हुआ था पेपर, वो सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। साथियों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है। आपसे यह कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जुडिशियल इन नेचर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आप ऑप्शन देखें, उसके बाद हम इन सभी ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे, सही उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले अगर बात करें हम, तो ऑप्शन आपका कह रहा है अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण। दूसरा ऑप्शन कह रहा है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। सी ऑप्शन कह रहा है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी कह रहा है कानून की समानता और कानून की समान सुरक्षा। साथियों, ये आपने क्वेश्चन देखा तो आपको ये पता चल चुका होगा कि ये क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राजव्यवस्था से आपके क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच। साथियों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस भारतीय संविधान में निम्न से कौन सा स्वरूप गैर न्याय संगत है, मतलब किसको न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, आपके ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से। तो साथियों, जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ये क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं, और जब भारतीय संविधान हमने पढ़ा है वहां हमने आपसे चर्चा किया था कि ये जो आर्टिकल है वो डीपीएसपी के अंतर्गत है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो ये लागू, और उस समय मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रकृति जो है, जैसे अपन फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, अगर उनका वायलेशन होता है, अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, उसके लिए कह सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। तो ये जो आर्टिकल है, कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये आपको डीपीएसपी के अंदर 39A में देखने को मिलेगा। कहां, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा, 39A। और उस समय हमने बताया था कि डीपीएसपी के अंतर्गत जो भी आर्टिकल हैं उनको लागू कराने में न्यायालय में क्या है, वर्जित है, उनको लागू नहीं कराया जा सकता। अब जो और भी ऑप्शन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण, ये कहा गया है साथियों, ये आपके फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 20 के अंतर्गत है, जिसमें क्या कहा गया है कि अगर अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण है तो क्या संरक्षण है, उससे ये कहा गया है कि उसे जबरदस्ती न्यायालय में अपने खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये तमाम प्रकार की बातें की गई थी, किसमें, जब हमने फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल 20 पढ़ा था। तो ये आपका क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स। अब ऑप्शन सी में देखें, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, साथियों, ये जो आपको फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई थी, ये उसके आर्टिकल अनुच्छेद 26 के अंतर्गत इसकी बात की गई है, और ये आपको न्यायालय में आप इसे लागू करवा सकते हैं। और ऑप्शन जो डी है, कानून की समानता और कानून की समान सुरक्षा, साथियों, ये भी आपके फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, और जो आपको आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 14 में देखने को मिलेगा। तो ये हमने क्या बात की, ये हमने चर्चा की कि जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो ऑप्शन बी होगा, जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आता, जो आता है डीपीएसपी के अंतर्गत, और जो आर्टिकल है वो सब फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। अब इनको लागू कराने की प्रक्रिया तो मैंने आपको बताया था उस समय कि जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल 32 है, जो अनुच्छेद 32 है, जिनमें अनुच्छेद 32 जिनमें वो 5 रेट दी गई हैं, जिससे क्या कर सकते हो, आप न्यायालय में जा सकते हो और अपने मूल अधिकारों का क्या किया जा सकता है, उनको लागू करवाया जा सकता है। न्यायालय में वो वाद योग हैं, ये वाद योग नहीं है। डीपीएसपी के आर्टिकल में हमने ये सारी चर्चाएं पहले
की हैं। अब मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं, यहाँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करें। हालांकि हमने क्लास में आपको विस्तार से सारी चीजें बताई हैं, लेकिन यहाँ आया है तो एक बार और देख लीजिए आप। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, मूल अधिकारों की बात करें, मूल अधिकार की बात करें साथियों, तो मूल अधिकार का जो आर्टिकल है वो 12 से आपको देखने को मिलेगा 35 तक। 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में चर्चा की गई है, उसके बाद 13 में संशोधन के बारे में चर्चा की गई है, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर वहां से आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा की गई। लेकिन आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, वो आपके मूल अधिकारों की बात की गई है। डीपीएसपी कहां से है, तो डीपीएसपी आप देखोगे, डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में जो बात की गई है वो क्या है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो साथियों यहां हमने डीपीएसपी देखा, फंडामेंटल राइट्स देखा, और उनके बीच में क्या अंतर है बेसिक, उसके बारे में हमने चर्चा की। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं। साथियों भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी और गोवा। साथियों जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान में बैरन द्वीप, जो आप बैरन द्वीप देखते हैं ना, बैरन द्वीप, अब ये बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। लेकिन अब आप ये समझिए कि ज्वालामुखी होता क्या है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी पर पाया जाने वाला वो छिद्र है जिससे कई बार आप देखेंगे लावा निकलता है, भाप निकलता है, राख निकलता है। ये सारी एक्टिविटी ज्वालामुखी के अंतर्गत आती है। अब ज्वालामुखी समय समय पर आते रहते हैं, तो इनको समयावधि के हिसाब से इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, तो एक तो सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा कहा गया है शांत ज्वालामुखी। इसके वर्गीकरण के बारे में भी मैंने आपको बताया कि इनके समयावधि के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब सक्रिय ज्वालामुखी वो है जो समय समय पर आते रहे हैं, सक्रिय ज्वालामुखी जो समय समय पर ज्वालामुखी फटते रहे हैं, आते रहे हैं। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें आप, तो एटना और आपको देखने को मिलेगा जो आपको यहाँ स्ट्रोम्बोली, ये आपको देखने को मिलेगा साथियों सक्रिय ज्वालामुखी, और ये कहां है, इटली में है, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। यहां मैं जो भी आपको अदर फैक्ट बता रहा हूं वो आपके स्टैटिक जीको को लेकर के महत्वपूर्ण है। ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो जब हम स्ट्रोम्बोली की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है इसे, प्रकाश स्तंभ। साथियों आप नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि कई बार मैं जितना संभव हो पाता है वो मैं आपको बोर्ड में लिख के बताता हूं, लेकिन कई बार कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं बोर्ड में नहीं लिख पाता, उसको भी आप अपने नोट्स में क्या है लिखें, पॉइंट आउट करें, ताकि जब आपका एग्जाम आए, और मैं बार बार कहता हूं कि एग्जाम के समय सबसे फायदेमंद अगर कोई चीज होती है वो आपकी अपनी नोट्स होती है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि सक्रिय ज्वालामुखी है जो समय समय पर आते रहे हैं और आने की संभावना बनी रहती है। स्ट्रोम्बोली इसका उदाहरण है, और यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे कहा जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें प्रसुप्त ज्वालामुखी से तात्पर्य यह है कि ऐसे क्षेत्र जहां अभी तक तो ज्वालामुखी नहीं आया है लेकिन आने की आगे संभावना है, आगे आ सकता है, ऐसी संभावना बनी रहती है। अब अगर हम शांत ज्वालामुखी की बात करें तो शांत ज्वालामुखी वो है जहां ना तो अभी तक आया है और आगे भी ऐसी कोई संभावना नहीं देखने को मिलती। और शांत ज्वालामुखी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण अगर मैं आज चर्चा करूं तो कोह सुल्तान जो है, सुल्तान, साथियों ये आपको देखने को मिलेगा कि ये शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों के बारे में हमने चर्चा की है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कोह सुल्तान किस प्रकार का ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है, आप ऐसे याद रख सकते हैं साथियों। उसी प्रकार सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सीधा सीधा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि स्ट्रोम्बोली
को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ज्वालामुखी के कैटेगराइज करने के कैसे कैसे इनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? साथियों, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थित है पिंजौर। और ये पिंजौर कहाँ है? ये पिंजौर हरियाणा में है। पिंजौर कहाँ है साथियों? पिंजौर हरियाणा में है। अब अगर हम बात करें पुष्कर की, आप यहाँ गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये आप देखते होंगे रामायण में जो आपकी बात की गई है जटायु की, ये कहीं ना कहीं उन्हीं के नाम से है। जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र के नाम से है। ये पिंजौर हरियाणा में है। अगर हम बात करें पुष्कर, तो पुष्कर के बारे में आप जानते हैं कि पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले में है। और ये पुष्कर का मेला आप यहाँ जानते हैं, पुष्कर का मेला आपको प्रसिद्ध है। और अगर इसके महत्वपूर्ण की बात करें तो ब्रह्मा मंदिर जो इकलौता ब्रह्म मंदिर है, वो ब्रह्म मंदिर भी कहाँ ही है? पुष्कर में ही आपको देखने को मिलेगा। आगरा की बात करें, आगरा उत्तर प्रदेश का एक अद्भुत शहर है, यूपी का एक अद्भुत शहर है। और आगरा के बारे में साथियों क्या बात करें, आगरा का जो आप देखते हैं ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल आगरा में ही बना हुआ है। आगरा का पेठा आप सभी ने खाया होगा, आगरा का पेठा भी फेमस है। रामपुर की बात करें तो रामपुर भी उत्तर प्रदेश का ही एक अच्छा सा शहर है, जहां आप देखेंगे कि उत्तरी रेलवे स्टेशन है। कहां? ये आपको रामपुर में देखने को मिलेगा। रामपुर कोसी नदी के बाएं तट पर है। रामपुर की स्थिति की बात करें, कई बार एग्जाम में शहरों को लेकर के पूछ लिया जाता है कि फला शहर किस नदी के तट पर है, तो ये है आपके कोसी नदी के बाएं तट पर। कोसी नदी आप यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार आगरा की बात करें तो यमुना नदी के तट पर आगरा बसा हुआ है। तो ये हमने इन महत्वपूर्ण ऑप्शन और इसके बारे में, इसके सही आंसर के बारे में चर्चा की। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो सूरजमल होगा। साथियों, सूरजमल की अगर हम बात करें तो सूरजमल जो है ये भरतपुर राजस्थान से संबंधित हैं। भरतपुर राजस्थान से संबंधित हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारत को एक राष्ट्र माना और भारत के एकीकरण के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब साथियों, राजा सूरजमल के साथ संबंध बदन सिंह का भी जुड़ता है। ये ऑप्शन में है बदन सिंह। तो बदन सिंह जो आपका भरतपुर देखने को मिलता है, ये वहीं के शासक थे। और बदन सिंह के पुत्र थे कौन? सूरजमल। बदन सिंह के पुत्र कौन थे? बदन सिंह के पुत्र थे सूरजमल। रणधीर सिंह की बात करें तो रणधीर सिंह आपके पंजाब से संबंधित है, पंजाब के कपूरथला से संबंधित हैं। और अगर हम राजा राम की बात करें तो ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। तो ये भी हमने महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा कर ली। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? साथियों, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है? अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? और ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड डलहौजी जी। अब लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल आप जानते हैं कि 1848 से लेकर के 1856 तक का कार्यकाल लॉर्ड डलहौजी का रहा है। अब लॉर्ड डलहौजी साथियों, यहां आप ये देखिए कि अभी हमने लगभग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जीएस का पार्ट देखा है, वहां आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें अगर आपने नोटिस की तो जैसे गवर्नर जनरल को लेकर के हर एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में हमने पहले भी चर्चा की। ऐसे भारतीय संविधान से लेकर के आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो इसलिए आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे होते हैं तो आप ये भी ख्याल रखें कि कहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी के महत्वपूर्ण कामों की बात करें तो हमने पहले भी आपको बताया था कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? रेलवे के सृजन का काम लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किया था। लेकिन हम उन बातों पे नहीं जाएंगे, आज हम कुछ नई इसके बारे में चर्चा करें। जैसे शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच, शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच, ये अच्छा ही पहल थी। वुड डिस्पैच इसको लाने का काम कौन किया? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ।
उसी प्रकार और अगर हम आगे बढ़ें, एलेनबरो के बारे में चर्चा करें तो लॉर्ड एलेनबरो के बारे में अगर आप चर्चा करोगे तो इसने क्या किया साथियों, इसने दास प्रथा के अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दास प्रथा का अंत किसने किया? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता साथियों। यहां बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन सबकी चर्चा करना आवश्यक नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण काम है इनके, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या कहा, लॉर्ड एलेनबरो का जब नाम आता है तो दास प्रथा का अंत करने का क्या है, इनको श्रेय दिया जाता है। अब अगर हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में चर्चा करें तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, और लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको बताया था मैंने कि अगर ये कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये अंतिम गवर्नर जनरल। अब साथियों इनके साथ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, ये ब्रिटिश शासन के द्वारा नियुक्त किए गए भारत के प्रथम वायसराय भी थे। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम वायसराय थे। और एक महत्वपूर्ण चीज अगर हम चर्चा करें तो आगे बढ़ते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में चर्चा करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में अगर आप देखोगे तो साथियों जो आप देखने को मिलता है आपको, नरवली प्रथा का अंत करने का काम, नरवली प्रथा अंत करने का काम किसने किया? नरवली प्रथा के अंत करने का काम, प्रथा का अंत करने का काम किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने किया। साथियों यहाँ लॉर्ड एलेनबरो के बारे में चर्चा कर ले। लॉर्ड एलेनबरो जो है एक महत्वपूर्ण इन्होंने शुरुआत की, और वो शुरुआत क्या थी? रविवार को जो छुट्टी मिलती है ना ऑफिस में या कि किसी भी सेक्टर में, रविवार को जो छुट्टी मिलती है उसकी शुरुआत एलेनबरो साहब ने ही की थी। और इसने कब की थी? 1843 के आसपास। इनका 42 से 44 तक का कार्यकाल रहा, और इन्होंने महत्वपूर्ण काम ये किया, और ये तो मास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक काम किया इसने, क्योंकि संडे को ही तो हमको छुट्टी मिलती है। तो साथियों ये इनने महत्वपूर्ण काम किए। ये गवर्नर जनरल जो हुए, इनने समय समय पर महत्वपूर्ण काम किए। उन कामों के बारे में अब जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अक्टूबर 2020 में किस राज्य में महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया? साथियों ये मिशन शक्ति है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, और इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश। इसकी शुरुआत कहां से होती है? उत्तर प्रदेश से होती है। और इसकी कार्यकाल की अगर बात करें तो 2021-22 से साथियों इसका कार्यकाल है, और ये 2025-26 तक का कार्यकाल है। 5 सालों का कार्यकाल है, 5 साल इसका कार्यकाल है। 5 साल के लिए ये शुरू की गई है। ये जागरूकता के लिए मिशन शक्ति है, और महिलाओं को सुरक्षा और जागरूकता के लिए। ये इसकी शुरुआत कहां से होती है? उत्तर प्रदेश से होती है। और ऑप्शन जो लिखे हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मध्य प्रदेश की आप बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में अगर जैसे आप देखें, स्टैटिक जीके को लेकर के देखें तो इसकी राजधानी की बात करोगे तो आप राजधानी, क्योंकि कई बार प्रदेश की राजधानी को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भोपाल। इसके सीएम की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा मामा जी के नाम से, जिसको आप जानते हैं, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी इसके क्या हैं? सीएम हैं। उसी प्रकार अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आप देखेंगे पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी की बात करें चंडीगढ़। और इसके सीएम की बात करेंगे तो अभी आप जानते हैं कि हाल ही में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, और भगवंत मान साहब क्या बने हैं? इनके सीएम बने हैं। उसी प्रकार बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना, और इसके सीएम की बात करेंगे तो आप जानते हैं नीतीश कुमार इनके सीएम हैं। और आप ये देखिए कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की क्या ही बात करें, उनको तो आप सभी भली भांति परिचित हैं, लेकिन बात कर लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी क्या हैं? यहाँ के सीएम हैं। अब साथियों आप में से मेरा एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है, उनका सही नाम क्या है, मूल नाम क्या है? उसके बारे में अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? साथियों वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और जो श्रीलंका में स्थित मंदिर है वो कौन सा है? वो मुनेश्वर मंदिर है। साथियों ये मंदिर जो है वो हिंदू मंदिर परिसर है, जिसमें क्या है, जहां आपको देखने को मिलेगा कि अनेक हिंदू मंदिर उस परिसर में हैं। अब हम अगर पीह बिहार की बात करें तो साथियों पीह बिहार आपको देखने को मिलेगा, कहां देखने को मिलेगा आपको? ये पीह बिहार आपको देखने को मिलेगा नेपाल में। पीह बिहार आपको कहां देखने को मिलेगा? ये नेपाल में आपको देखने को मिलेगा।
कटास राज्य की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपको क्या देखने को मिलेगा, कटास राज मंदिर देखने को मिलेगा। अब अगर हम आगे बढ़ें, पशुपतिनाथ मंदिर की बात करें तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। और ये शिव मंदिर है, इसके बारे में तो भली भांति आप पता होगा आपको। नेपाल के कहाँ है, काठमांडू में है और ये शिव मंदिर है, शिव मंदिर है। तो हिंदुओं की यहाँ बड़ी आस्था है और समय समय पर लोग यहाँ जाते भी रहे हैं। तो हमने क्या चर्चा की, हमने पीह बिहार के बारे में चर्चा की, मुनेश्वर के बारे में चर्चा की, कटास राज के बारे में और पशुपतिनाथ के मंदिर के बारे में हमने चर्चा की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा था। साथियों ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका स्थान क्या रहा है, तीसरा स्थान रहा है। अब साथियों कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कहां से होती है, तो कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत होती है साथियों 1930 से। इसे राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है 1930 में हैमिल्टन कनाडा से, हैमिल्टन कनाडा से। साथियों इसकी शुरुआत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसकी शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा से होती है। भारत इसमें कब शामिल हुआ, सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत इसमें दूसरे राष्ट्रमंडल खेल 1934 में क्या है, भारत इसमें शामिल होता है। अब अगर हम इसके बारे में अगर चर्चा करें कि 2018 में ये कहां हुआ, तो 2018 में आप देखेंगे कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ये कहां देखने को मिलेगा, 2018 में अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में आपको आयोजित होता हुआ देखा जाएगा। और हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल अभी हुआ है 2022 में, जो जुलाई से अगस्त के दरमियान हुआ। और वो कहां हुआ, वो हुआ आपके इंग्लैंड में, वो आपके बर्मिंघम इंग्लैंड में देखने को मिलता है। और यहाँ ये तीसरी बार हुआ है साथियों, यहाँ ये तीसरी बार हुआ है। आपसे ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंग्लैंड में अभी तक कितनी बार हो चुका, तो ये तीसरी बार हुआ है। ये हम महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में यहाँ चर्चा करें। अगर हम यहाँ पार्टिसिपेट की बात करें तो 72 टीमें इसमें भाग लेती हैं, लगभग 20 प्रकार के इसमें खेल खेले जाते हैं। तो ये हम तमाम चीजें राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हमने चर्चा की। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अवधि संभावना है, क्योंकि क्या कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि ये क्या करता है साथियों, ये क्या करता है, ऑप्शन देखिए और उसके बाद सही आंसर करेंगे। यह लोकतंत्र के सत्व के रूप में कार्य करता है, यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। और अगर हम बात करें, यह धोखाधड़ी पर जुर्माने को कम करता है और यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने वाले कानून की आपूर्ति करता है। साथियों ये सूचना का अधिकार अधिनियम है, वो आपको किसी सरकारी कार्यालय से आम व्यक्ति अगर चाहे वो क्या कर सकता है, वो सूचना इकट्ठा कर सकता है, वो जान सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। और ये सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 12 अक्टूबर, साथियों यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होता है। इसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम चर्चा करें तो यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है, संस्थाएं क्या काम कर रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या देखते हैं, सैला नृत्य राज्य से संबंधित है। सैला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। साथियों जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, छत्तीसगढ़ है। साथियों छत्तीसगढ़ ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर है, राइट आंसर है, लेकिन ये केवल छत्तीसगढ़ में सैला नहीं होता, साथ में ये मध्य प्रदेश में भी होता है। आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन नहीं है मध्य प्रदेश तो ठीक है, आप छत्तीसगढ़ के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश है तो आप ये भी याद रखें कि मध्य प्रदेश में भी होता है। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल वाले हिस्से में, छिंदवाड़ा और बैतूल वाले हिस्से में, बैतूल के हिस्से में ये क्या होता है, ये वहां आपको देखने को मिल जाएगा। बैतूल, छिंदवाड़ा और बैतूल में क्या देखने को मिल जाएगा, सैला नृत्य करते हुए देखा जा सकता है। यहां ऑप्शन में आपके सही होगा वो छत्तीसगढ़ सही होगा।
अगर हम और ऑप्शन के बारे में चर्चा करें तो झारखंड की बात करें तो झारखंड में साथियों आप देखोगे कि जो इसके सीएम हैं वो हेमंत सोरेन जी हैं। हेमंत सोरेन, ये मैं आपको साथियों बार बार सीएम, राजधानी, इन सब के बारे में चर्चा क्यों करता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपके, और खासकर वनडे एग्जाम में सीधा सीधा ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आप जानते हैं पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी जी, पुष्कर सिंह धामी। अगर हम आगे चर्चा करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। सर उत्तर प्रदेश के बारे में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जिलों वाला प्रदेश है। अगर सबसे ज्यादा जिला कहीं है तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक विधानसभा सीटें 403 विधानसभा सीटें। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें विधानसभा सीटों की चर्चा करने की आवश्यकता क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा है। लोकसभा सीटों की अगर बात करोगे तो 80 सीटें कहाँ हैं, लोकसभा में है। 80 सीटें लोकसभा में। ये द्विसदनीय विधानमंडल है, और द्विसदनीय विधानमंडल है तो मतलब कहने का कि यहाँ विधान परिषद भी है। विधान परिषद, और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो विधान परिषद की 100 सीटें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के बारे में अगर चर्चा करें तो साथियों उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र। और सोनभद्र ये अकेला ऐसा जिला है जो 4 प्रदेशों से इसकी सीमा लगती है। साथियों इसकी सीमा 4 प्रदेशों से लगती है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी सीमा उन 4 प्रदेशों में से कौन कौन से प्रदेश से लगती है। क्योंकि आप साथियों जब कमेंट करते हैं तो हमको पता चलता है कि आप हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं, इसलिए आपको अगर आंसर आ रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे तो हमको चीजें पता चलेंगी कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो चीजें बेहतर तरीके से आप तक पहुंच रही हैं। अब हम आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या देखते हैं कि सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न में से किसको केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे अच्छा शासित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। ये इसका सही आंसर होगा साथियों चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका सही आंसर होगा। और चंडीगढ़ के बारे में अगर आप बात करें तो अच्छा है, चंडीगढ़ अच्छा शहर है। इसकी अगर राजधानी की बात करोगे तो आप चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो आप श्रीनगर देखोगे, श्रीनगर देखने को मिल जाएगा। पुदुचेरी की बात करोगे तो आप पुदुचेरी इसकी राजधानी है। अगर आप लद्दाख की बात करोगे तो लेह इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। तो हमने और भी जो आपके ऑप्शन थे उसके बारे में भी हमने चर्चा की। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक रहा। साथियों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन रहा, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भारत रहा। अब हम पहले की बात कर लेते हैं, दूसरे के बारे में तो हमने जान लिया कि हमारा भारत रहा, लेकिन पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर चीन रहा। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर हमने भारत की बात कर ली। तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो अमेरिका। तीसरे स्थान के बारे में अगर चर्चा करें तो आपको अमेरिका देखने को मिलेगा। और बांग्लादेश की बात करेंगे तो इसका 8वां स्थान रहा है। साथियों इसका स्थान 8वां रहा है। और तिब्बत के बारे में जानते हैं कि तिब्बत में अनेक प्रकार के जो आपको ऊनी कपड़े, ये सारी चीज़ें आपको देखने को तिब्बत में मिल जाएंगी। और अभी तो ठंडी का मौसम है तो आप देखोगे कि हर एक बड़े शहर में या छोटे शहरों में तिब्बत वाले अपने ठंडी के कपड़े क्या है बेचते हुए देखे जाएंगे। और हो सकता है कि आपका मास्टर जो पहना है वो भी वहीं से लिया गया हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और वो स्थगन प्रस्ताव कौन से बैंक का है, ये आपको सही उत्तर बताना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था। साथियों ये सही आंसर आपको करना है। तो जो इसका सही आंसर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी लक्ष्मी विलास बैंक। अब साथियों और भी अगर बैंक के बारे में हम चर्चा करें, जैसे बैंक ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करें, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में चर्चा करें, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में अगर हम चर्चा करें, यहाँ क्या पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा। साथियों आपको रिजर्व बैंक के लेकर के हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए रिजर्व बैंक की स्थापना की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। उसी प्रकार यहाँ महत्वपूर्ण अगर बात करें हम भारतीय स्टेट बैंक की चर्चा करें तो भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी। ये हमने इसके बारे में चर्चा
की। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गौरिका सिंह निम्न में से किस देश से संबंध रखती हैं। साथियों, जो गौरिका सिंह हैं ये संबंध रखती हैं आपके नेपाल से। अब ये नेपाल, ये अभी तक कितनी सबसे कम उम्र की, और साथियों इनके जन्म की अगर बात करो कि 2002 के आसपास इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और ये नेपाल की हैं। और इनके बारे में अगर महत्वपूर्ण चर्चा करें तो दक्षिण एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक, जो दक्षिण एशियाई खेल हुए उनमें एक ही गेम में 4 स्वर्ण पदक जीतने का इनके पास रिकॉर्ड है। तो ये हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है। कहने का मतलब अजैविक नहीं है तो जैविक है। और पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो इकोसिस्टम शब्द की पहले हम बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम की अगर शुरुआत की बात करोगे तो एजी टांसले। साथियों यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, और जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, जीवित जीव, क्योंकि ये जैविक घटक है, ये अजैविक घटक नहीं है। और ये जो बाकी सारे जैसे खनिज पदार्थ, पवन, तापमान, ये सभी अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं केलकर समिट 2015 से संबंधित है। केलकर समिट दरअसल किससे संबंधित है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, अवसंरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल, ये इसका सही आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों वो जो वर्ष है वो 1976 है, और आशापूर्णा देवी जी ये पहली महिला हैं जिनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला पुरस्कार है। तो हम आशापूर्णा देवी की जब बात करते हैं तो ये पहली महिला है जिनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और इनको कब मिला है, 1976 में मिला है। अब इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की अगर आप बात करोगे, तो इसकी शुरुआत, स्थापना की अगर आप बात करोगे तो 1961 में हुई। स्थापना 1961 में हुई, स्थापना होती है 1961। और शुरुआत की बात करें कि सबसे पहली बार किसको मिला, तो ये 1965 में जी शंकर कुरूप जी को मिला। जी शंकर कुरूप जी को मिला कब, 1965 में। और साथियों ये थे कौन, ये मलयालम लेखक थे, और इनकी एक कृति थी आडा कुजाई। इनकी एक कृति थी, क्या थी, आडा कुजाई। साथियों नाम थोड़ा इनके जो लेखक का है, जैसे आडा कुजाई, तो आडा कुजाई, इसको आप रजाई मत समझिएगा क्योंकि ठंड का माहौल है। आडा कुजाई जो इन्होंने लिखा उसको कब, उन्हीं की कृति के लिए 1965 में जी शंकर कुरूप जी को मिला। तो सबसे पहली बार अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो 1965 में किसको मिला, जी शंकर कुरूप को मिला। पहली वह महिला कौन है जिनको मिला, आशापूर्णा देवी जी हैं, उनको कब मिला, 1976 में मिला। और इसकी राशि की अगर बात करें तो 11 लाख रुपए राशि दी जाती है और भाग्य मूर्ति दी जाती है। तो ये हमने इसके बारे में चर्चा करी, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हमने चर्चा करी। अब आइए आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, किस निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए एमएस पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा शुरुआत की। कहने का मतलब एसएमएस पे की शुरुआत किस निजी बैंक ने की, तो वो साथियों एस बैंक ने की। और इसकी अगर हम बात करें कि ये है क्या, तो साथियों ये ऐसी सेवा है जिसमें क्या होता है कि जो व्यापारी है वो अपने ग्राहक को भुगतान करने के लिए क्या करता है, मैसेज के थ्रू अपने स्थानीय पता को उसमें मेंशन करता है, और उसके बाद ग्राहक को ये सुविधा देता है कि वो अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से क्या करे, उसका पेमेंट करे, और उसके बाद उसके लिए ओटीपी जनरेट होता है। ये दरअसल ग्राहक और व्यापारी के बीच एक प्रकार के व्यवस्थित लेन देन का माध्यम तय करने के लिए ये प्रयास किया गया। अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना की अगर आप बात करोगे तो इसकी स्थापना होती है साथियों 1994। उसी प्रकार आप एक्सिस बैंक की स्थापना की अगर बात करोगे तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 के दरमियान देखने को मिलती। आईसीआईसी बैंक की अगर बात करोगे तो आईसीआईसी बैंक 5 जनवरी और 1993
2004 में देखने को मिलती है और एस बैंक आपको देखने को मिलेगा 2004। तो ये सारी चीजें हमने इसके बारे में चर्चा की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो निम्न से बनी थी। साथियों उसकी जो टोकन मुद्रा थी वो किससे बनी थी? वो सस्ती धातु से बनी हुई थी और सस्ती धातु से बने होने के कारण क्या हुआ, हालांकि ये व्यवस्था आगे सफल नहीं रही, क्योंकि इससे हुआ क्या कि जो स्वर्ण मुद्राएं थी, जो और कीमती चीज़ें थी, उनको लोगों ने बचा करके रखा और ये चीज़ें क्या हुई, ये चीज़ें आगे बढ़ी और सस्ती धातु की प्रक्रिया से इसने शुरू किया था जो ज़्यादा दिन तक सफल नहीं रही। अगर हम मोहम्मद तुगलक की बात करें तो मोहम्मद तुगलक साथियों दिल्ली में तुगलक वंश का शासक था। ये तुगलक वंश का शासक था, तुगलक वंश का शासक था। ये गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद इसने क्या किया, इसमें राजगद्दी में बैठा, दिल्ली की शासन व्यवस्था में बैठा। गयासुद्दीन तुगलक का क्या बेटा था। अब अगर हम इसके और महत्वपूर्ण, जैसे इसका मूल नाम साथियों, इसका मूल नाम उलुग खां था, उलुग खां, लेकिन ये जूना खां के नाम से क्या किया इसने, उसमें अपने गद्दी में बैठा। तो जूना खां के नाम से इसने क्या शासन प्रशासन चलाया। मूल नाम इसका उलुग खां था। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। साथियों 2020 की बात की गई है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे घोषित किया गया उसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये जो घोषित किया गया ये साथियों जोफ्रा आर्चर को किया गया था। और जोफ्रा आर्चर कहाँ के हैं? जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के बॉलर हैं, इंग्लैंड के बॉलर हैं। दरअसल हैं साथियों ये वेस्ट इंडीज की, लेकिन खेलते वर्तमान समय में कहां से हैं? इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं और इनको 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द क्या टूर्नामेंट घोषित किया गया था। अगर हम बाकी ऑप्शन के बारे में चर्चा करें, जैसे केएल राहुल के बारे में आप जानते हैं कि ये भारतीय टीम के ओपनर हैं। ये कई फॉर्मेट में ओपनिंग करते हुए आपको देखे जाएंगे। बैट्समैन हैं। जसप्रीत बुमराह को आप जानते हैं, ये फास्ट बॉलर हैं, भारत की तरफ से खेलते हैं। अगर हम कसिको रबाडा के बारे में चर्चा करें तो ये साउथ अफ्रीका के हैं, बॉलर हैं। ये साउथ अफ्रीका के हैं, बॉलर हैं। अगर हम और चर्चा करें इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में चर्चा करें तो इंडियन प्रीमियर लीग, क्योंकि यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है साथियों 2008 में। इसकी शुरुआत होती है 2008 में। और अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में साथियों अभी पहले धीरे धीरे टीमें कम भाग लेती थी, लेकिन अभी टीमें अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। साथियों हाल ही में 2020 में 2 नई टीमों ने भाग लिया और वो कौन कौन सी टीमें हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इनमें और महत्वपूर्ण चीजों, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑरेंज कैप किसे दिया गया, ऑरेंज कैप किसे दिया गया। तो हाल ही की चर्चा करते हैं। ऑरेंज कैप 2022 की अगर आप चर्चा करोगे तो बटलर को दिया गया, जॉस बटलर को दिया गया और ये राजस्थान की तरफ से खेलते हैं, इंग्लैंड के बैट्समैन हैं बटलर। और उसी प्रकार अगर पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप ये बॉलर को दिया जाता है। जो बॉलर उस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करता है, सबसे ज्यादा विकेट लेता है, उसे क्या दिया जाता है? पर्पल कैप दिया जाता है। और 2022 का पर्पल कैप किसे दिया गया? चहल को दिया गया, युजवेंद्र चहल को दिया गया। ये भारत के बॉलर हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि से क्या स्रावित होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। मेलाटोनिन साथियों जो स्रावित होता है, मेलाटोनिन स्रावित होता है। मेलाटोनिन जो है ये मनुष्य के क्या करता है? निद्रा के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता है, उसको नियमित करने का काम करता है। उसी प्रकार प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन साथियों ये गर्भावस्था का हार्मोन है। गर्भावस्था धारण करने में, गर्भावस्था बनी रहे उसके लिए क्या है? प्रोजेस्टेरॉन काम करता है, ये ऐसा हार्मोन। इंसुलिन की अगर बात करेंगे तो इंसुलिन की चर्चा करेंगे तो ये आप देखेंगे कि जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करने का काम इंसुलिन के माध्यम से किया जाता है। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण जो चीजें थी उसके बारे में हमने चर्चा की। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ एक चर्चा करना, जैसे आप यहाँ नेफ्राइन के बारे में चर्चा करेंगे तो नेफ्राइन ये जो है साथियों ये वायुयान मार्ग में क्या करती है? ये रक्त वाहिनियों को क्या करने का? संकुचित करने का काम करती है। वहीं जो आप देखेंगे तो ये काम करती है वायुयान यात्रा के दरमियान आपको देखने को मिलेगा।
लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्न में से किस देश में किया गया था? और ये किया गया था साथियों चीन में, और चीन में 105 ईस्वी के दरमियान क्या किया गया था? चीन में इसका क्या किया गया था? सबसे पहले कागज का उपयोग किया गया था, कागज की खोज की गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? सरयू नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? साथियों सरयू नदी किस राज्य में स्थित है उसके बारे में पूछा गया है। और सरयू नदी पिछले भी अगर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की आपको चीजें याद हो तो पहले भी इसके बारे में चर्चा की गई है। तो अगर सरयू नदी की आप चर्चा करते हैं तो सरयू नदी आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगी। उत्तराखंड में आप देखोगे कि मानसरोवर झील से क्या है? सरयू नदी निकलती हुई आपको देखी जा सकती है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करोगे तो हिमाचल प्रदेश की चर्चा करते हुए आपको देखने को मिलेगा महानदी। महानदी आपको छत्तीसगढ़, महानदी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में हम चर्चा कर रहे थे तो सतलुज नदी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? सतलुज नदी आपको देखने को मिलेगी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में सरयू नदी हमने बताया ही, और सरयू नदी की चर्चा करते हुए हमने आपको बताया था कि ये सरयू नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ है, और उसका क्या नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसका नाम अयोध्या है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी आपको देखने को मिल जाएगी। हुगली नदी देखने को मिल जाएगी पश्चिम बंगाल में, ये वहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। तो हमने संबंधित राज्य की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में चर्चा की, क्योंकि यहाँ नदियों से क्वेश्चन आया इसलिए हमने वहां भी चर्चा कर ली। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। तो ये काहे का उदाहरण है? अंतरा फसल की उदाहरण है साथियों। इसमें होता क्या है कि एक ही जगह पर अनेक फसलें बोई जाती हैं, लेकिन वो मिश्रित नहीं होती। वो जैसे कुछ हिस्से में दूसरी फसल, कुछ हिस्से में दूसरी फसल, कहने का मतलब कि स्थान एक ही है और इसमें अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं जो मिश्रित नहीं होती, आपस में मिला करके नहीं बोई जाती, अंतरा फसल। अब जब यहाँ फसलों की आप बात कर ही रहे हो तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, जायद फसलें कौन सी हैं, कब बोई जाती है। तो सबसे पहले खरीफ की अगर चर्चा करोगे, आप खरीफ की चर्चा करोगे तो खरीफ बोई जाती है जुलाई अगस्त के आसपास। जुलाई अगस्त में आपको बोई हुई देखी जा सकती है। और इसमें कौन सी फसल, जैसे आप यहाँ देखेंगे चावल की फसल आपको देखने को मिलेगी। उसी प्रकार रबी की फसल की अगर आप चर्चा करोगे तो रबी की फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर। और ये एग्जाम्पल जैसे आप गेहूं ले सकते हो, गेहूं की फसलें। उसी प्रकार जायद फसलें जो बोई जाती हैं ये इन दोनों के गैप के दरमियान जायद फसलें बोई जाती हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ मार्च अप्रैल के दरमियान। और जायद फसलों में आपको देखने को मिलेगा ककड़ी, जैसे आप देख सकते हो, कद्दू देख सकते हो। ये सारी चीजें क्या हैं? जायद फसलों के अंतर्गत आती हैं। हमने खरीफ की फसल के बारे में चर्चा की, हमने रबी की फसल के बारे में चर्चा की, और हमने जायद फसलों के बारे में भी चर्चा कर ली। और इसका जो सही आंसर है वो अंतरा फसल होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 29वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? कहने का मतलब यह है कि 29वां व्यास सम्मान किसे मिला, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नसीरा शर्मा जी को साथियों ये जो पुरस्कार है वो मिला है 29वां व्यास सम्मान। 29वां व्यास सम्मान नसीरा शर्मा जी को मिला है। नसीरा शर्मा जी साथियों एक लेखिका हैं। ये इनके लेखन के लिए इन्हें क्या दिया गया? 19वां व्यास सम्मान दिया गया। अब व्यास सम्मान की शुरुआत कब होती है? तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान की शुरुआत की अगर बात करोगे तो 1991 में इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। सुरेंद्र वर्मा की बात करोगे तो सुरेंद्र वर्मा भी एक हिंदी लेखक है। और उसी प्रकार अगर आप यहाँ देखोगे ममता कालिया जी को, तो ममता कालिया जी भी क्या है? हिंदी लेखिका हैं। लीलाधर जगुड़ी जी को देखोगे तो ये लेखक भी हैं, शिक्षक भी हैं और पत्रकार भी हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा? हमने यहाँ व्यास सम्मान के बारे में चर्चा की। तो साथियों यहाँ से आज का जो क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम है वो आपको कंप्लीट होता है। आपको आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें आंसर के साथ साथ अदर चीज़ें स्टैटिक जीको को लेकर के भी पढ़ाई गई, बताई गई। तो साथियों हमारी कोशिश रहती है कि हम जब क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करें तो उसके साथ साथ आपके जो अदर फैक्ट हैं उनको चर्चा करते हुए भी हम आगे बढ़ें।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, आपको इससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। तो साथियों, आप जुड़े रहें हमारी क्लास के साथ और पढ़ते रहें, और हमारे और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कंपटीशन कम्युनिटी के, चाहे हमारा ऐप हो कंपटीशन कम्युनिटी का, आप वहां जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब है, हमारी वेबसाइट है, आप वहां विजिट कर सकते हो। आपको बेहतर चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पढ़ाई को लेकर के चीज़ें बेहतर मिलेगी। तो साथियों, आप जुड़े रहें कंपटीशन कम्युनिटी टीम के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।